नमस्कार, सूर्या विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। वक्फ संशोधन बिल पर संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट में जारी है। बिल के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी, जिसे लेकर अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। पहले दौर की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं और सरकार की ओर से वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। वहीं बिल में संशोधन से ऐतराज जताने वाला पक्ष जहां कोर्ट में नाराजगी जाहिर करता दिखा, तो वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि संसद में बिल को सर्वसम्मति से पारित कर ही कानून बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे दमदार बहस। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी होगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल वक्फ कानून में तब्दील तो हो गया है, लेकिन इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में साफ किया कि कानून पर रोक की मांग पर कोई सुनवाई नहीं होगी। इधर सुनवाई शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने पक्षों से 2 बिंदुओं पर विचार करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 सवाल हैं। पहला, क्या उसे मामले की सुनवाई करनी चाहिए या इसे हाई कोर्ट को सौंप देना चाहिए, और दूसरा, वकील किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा तो सरकार ने भी अपनी दलील दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। सिब्बल ने कहा कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने सवाल उठाया, कानून के मुताबिक मुझे अपने धर्म की आवश्यक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार है। सरकार कैसे तय कर सकती है कि वक्फ केवल वही लोग बना सकते हैं जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रही हैं। सिब्बल ने कहा कि 20 करोड़ लोगों के अधिकारों को इसके आधार पर हड़पा जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि पहले कोई लिमिटेशन नहीं थी, इनमें से कई वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि यह कानून इस्लाम धर्म की अंदरूनी व्यवस्था के खिलाफ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि 8 लाख में से 4 वक्फ हैं जो उपयोगकर्ता के द्वारा हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वहीं सीजेआई ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल भी किए। सीजेआई ने एसजी तुषार मेहता से कहा, वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14वीं-15वीं सदी की अधिकांश मस्जिदों में बिक्री विलेख नहीं होगा, अधिकांश मस्जिदें वक्फ बाय यूजर होंगी। इस पर एसजी ने कहा कि उन्हें इसे पंजीकृत करवाने से किसने रोका। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर सरकार कहने लगी कि ये जमीन सरकारी है तो क्या होगा। इधर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अदालत इस समय उस कानून पर सुनवाई कर रही है जिसे व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद लाया गया है। अब मैं वह सच्चाई सामने रख रहा हूं जिसे याचिकाकर्ता नजरअंदाज कर रहे हैं। इस कानून को बनाने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया था। इस समिति ने कई बैठकें की, देश के प्रमुख शहरों का दौरा किया, विभिन्न पक्षों से परामर्श किया और प्राप्त हुए 29 लाख सुझावों पर गंभीरता से विचार किया। उसके बाद इसे सदन में पास करवाया गया। एडवोकेट राजीव शकधर ने कहा कि मूल रूप से अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। वे संपत्ति के साथ कब छेड़छाड़ कर सकते हैं। नैतिकता, स्वास्थ्य आदि के अधीन किसी को मुस्लिम के रूप में प्रमाणित करने के लिए उन्हें 5 साल की परिवीक्षा अवधि की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी।
आपको बता दें कि इस मामले में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB, जमियत उलमाए हिंद, DMK और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी व मोहम्मद जावेद समेत 72 याचिकाएं दायर की गई हैं। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल को एक केविएट दायर कर कोर्ट से अपील की थी कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। दिल्ली से सूर्या समाचार के लिए देवांश पांडे की रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, वहीं अनुज अग्रवाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद नीरज तिवारी जी भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल आदेश जी आप ही से लेना चाहूंगी। देखिए, जो हिंसा भड़क रही है मुर्शिदाबाद में वो जगजाहिर है, गुस्सा क्यों ना करे लोग उस पर, क्यों ना अपना रोष प्रकट करे उस पर। भाई लोग मारे जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, पुलिस पर पथराव हो रहा है, लेकिन जहां ममता बनर्जी इमामों के साथ बैठक करती हैं और फिर वो बीजेपी की तरफ पल्ला झाड़ देती है, वो कहती है कि बीजेपी करा रही है हिंसा, BSF करा रही है हिंसा, इससे वो बच तो नहीं सकती ना इस तरीके का बयान देकर। चाहे वो पहले भी ऐसा होता आया है, कभी भी दंगा होगा पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी पर आरोप लगा दिया और किनारा करती नजर आई। देखिए, दंगाइयों के साथ किसी की कोई हमदर्दी नहीं है, वो किसी भी पक्ष के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनके साथ सरकार को सख्ती से डील करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार के पास काफी इंफॉर्मेशन होती है, सारी चीजें होती हैं, पता चलता है कि कौन लोग क्या करा रहे हैं, तो ममता बनर्जी उस संदर्भ में तो वही बता सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और RSS का ये चरित्र रहा है कि जहां भी चुनाव नजदीक आएंगे वो हर राज्य के अंदर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करते हैं, लोगों के अंदर भेदभाव पैदा करते हैं, बांटने का प्रयास करते हैं और जिसका खामियाजा जो है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता दिखता है। लेकिन अब लोगों में एक बदलाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस किसी वर्ग विशेष की बात करती है उस वर्ग विशेष से सब कुछ छिनता ही जा रहा है। जब ये सरकार कानून बनाती है किसानों के लिए तो उनको समझ में नहीं आते, जब ये सरकार कानून बनाती है SC ST के लिए तो उसको समझ में नहीं आते, जब ये कानून बनाती है ड्राइवरों के लिए और 1 जनवरी 2024 को लागू करती है और 3 दिन पे ही घुटनों पे आ जाती है, 3 दिन के बाद 3 तारीख को वो कानून सरकार को वापस लेने पड़ते हैं, वैसा ही कानून आज कहीं ना कहीं ये वक्फ बोर्ड का इन्होंने जो उसमें बनाया है तो वो उससे मुसलमानों का फायदा होगा, सरकार का ये मानना है। लेकिन आज तक इस सरकार के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए उन सब कानूनों से हिंदुस्तान के सबसे बड़े 5-7 घराने उद्योगपतियों का फायदा होता है। आम आदमी के जेब से कहीं ना कहीं ये सरकार छीनने का काम करती है और आम आदमी का घटता जा रहा है, उन चंद उद्योगपतियों का रात दिन बढ़ता जाता है। वो एक दिन में 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं और यहाँ बेचारे को रोटियों के भी लाले पड़े हुए हैं, लोग अपने घर परिवार के लिए खाना भी नहीं खरीद सकते। 80 करोड़ लोगों को इस सरकार की गलत नीतियों के कारण वो सरकारी 5 किलो अनाज पे जिंदा है। आपकी आवाज में कुछ दिक्कत हो रही है, शायद आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। अनुज जी, आपसे ही पहले सवाल कर लेती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई, 2 घंटे तक ये सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम सवाल भी केंद्र सरकार के को किए कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, हम फैसला करेंगे, हम बैठे हैं। तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी जो कपिल सिब्बल ने बयान रखे, जो कपिल सिब्बल ने अपनी राय रखी, अभिषेक मनु सिंह भी, क्योंकि कल भी इस पर सुनवाई होनी है। पहले इस पूरे मामले पर आपकी मैं टिप्पणी पाना चाहूंगी और उसके बाद नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति जी, एक बड़ा अनयूजुअल आज काम हुआ सुप्रीम कोर्ट में। एक अंतरिम फैसले की बात की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 पॉइंट पर और अंततः जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारे पक्ष आपने सुना नहीं पूरा, अभी बहस अधूरी है, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको पोस्टपोन किया कल के लिए। और ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ कि अगर कोई संसद किसी बिल को पास करती है और उस पर इंटरिम आदेश कोई सुप्रीम कोर्ट देता हो तो एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश करी गई है। ये बड़ा अनयूजुअल है। इतनी जल्दबाजी क्या जरूरत थी?
जो कानून एक पूरी प्रक्रिया से पास हुआ है उसकी मेरिट के बेस पर उस पर डिस्कशन होना चाहिए था। उसमें जितनी बहस हो जितना टाइम लगे, लेकिन आप इंटरिम ऑर्डर एक पार्लियामेंट का और जन भावनाओं की ऐसे एक साइडलाइन करके मुझे नहीं लगता है कि देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा कि उनसे कुछ ना कुछ भूल होने जा रही है, तो इसलिए उन्होंने रोका भी उसको। देखिए, जो भी ग्रीवेंसेस थे वो पूरे बड़े डिटेल में डिस्कस हुए हैं। और जो लैंड का राइट है वो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, उसे धर्म के अधिकार से नहीं जोड़ा जा सकता। और भारत के संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, ये भी समझना पड़ेगा। अगर शरीयत से चलना है मुसलमानों को, तो फिर जो सजाएं, जो प्रावधान उसमें होते हैं कि अगर बलात्कार करते तो उसका चौराहे पर मर्डर कर देते, उसको पत्थरों से मारा जाता है, या कोई चोरी करते हैं तो उसको कोड़ों की सजा दी जाती है, क्या उस तरीके से देश को चलाया जाएगा? तो इसलिए जो संविधान और संसद है, जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा अगर कुछ कानून पारित है तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अगर ग्रीवेंस गड़बड़ियां थी और बहुत सारी लगातार पूरे देश में इस तरीके के बहुत सारे मामले आ रहे थे कि अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे हुए हैं और एक पूरा लैंड माफिया काम कर रहा है वक्फ की आड़ में, तो उसको रोकना भी तो जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर उसका फायदा आम मुसलमानों को नहीं पहुंच रहा तो उस सारे वक्फ का क्या मतलब है? तो उसको कहीं ना कहीं से हर मुसलमान से जोड़ना, उसके भाई से जोड़ना, उसके वेलफेयर से जोड़ना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो जो भी अमेंडमेंट किए गए थे कहीं ना कहीं उस सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए किए गए थे। तो ऐसे में कोई भी जल्दबाजी ना पिटिशनर को करनी चाहिए और ना सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। और जो चीजें हैं एक पूरी बहस की प्रक्रिया से और कानून सम्मत और संविधान सम्मत तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुज जी, नीरज तिवारी जी, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सूर्य समाचार पर। देखिए, सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वक्फ को लेकर के 100 से ज्यादा याचिकाएं थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए, कुछ सवाल पूछे केंद्र सरकार से, क्या ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने भी इस बिल को लाने में जल्दबाजी की है? क्या इसमें लूप होल है जिस तरीके से सवाल उठाए गए? नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए नीरज जी, दोबारा आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आदेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई, हालांकि केंद्र से पूछे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल, लेकिन चिंता भी जताई हिंसा को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रखा गया, अपनी अपनी बातें सबने रखी। सबसे पहले कपिल सिब्बल जी को मौका मिला और कपिल सिब्बल जी ने कुछ महत्वपूर्ण चुनाव पॉइंट उसमें उठाए जो इसमें मूल संविधान की भावनाओं का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, चाहे सेक्शन 24 हो, 26 हो, 19 हो, ये सब सेक्शनों का कहीं ना कहीं उसमें जो है मूल जो भावना है संविधान की, उसका उल्लंघन होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई उन बातों को महसूस किया जो है। तो तमाम ऐसी बातें थी जो सबने अपनी रखी, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अब कल के लिए लगा हुआ है तो कल हमें वेट करना चाहिए और सबकी भावनाओं का सम्मान होगा। और तो निष्पक्ष जो हमारे कानून की मूल रूप रचना है उसके अनुकूल फैसला होगा, ये हमारा। लेकिन आदेश जी, एक बात ये तो बताइए ना कि ऐसा तो नहीं है कि ये बिल सडन आया, सडन पेश हो गया और सब कुछ हो गया। जेपीसी बनी, 38 बैठकें हुई, तमाम चर्चा हुई, तमाम सुझाव मांगे गए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं संसद में ये बिल लाया गया, उसके बाद से ये पारित हुआ। नहीं ज्योति जी, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मनमोहन सिंह जी के पहले कैसे कहने की बातें हैं? कैसे बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाते थे, सेकंड टर्म में 71% तक गए और मोदी जी के शासनकाल में जो है 16% बिल स्टैंडिंग कमेटियों को जाते हैं। हालांकि इसके ऊपर जेपीसी बनी, जेपीसी में बातचीत हुई, लेकिन जेपीसी के अंदर 44 डिफेंस नोट्स जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो उसके सदस्य थे उन्होंने दिए, लेकिन सरकार ने एक पे भी चर्चा नहीं की और उस बात को नहीं, ये परसेंटेज दूसरी बात है। देखिए, अभी पर्टिकुलर हम जिस मुद्दे पर बात करें उस पर मुझे बताइए कि 38 से ज्यादा बैठकें हुई। जब भी बैठक में अगर कोई सदस्य नदारद रहा तो ज्यादातर वही सदस्य नदारद रहा जो विपक्ष की तरफ से था। लेकिन अब इतनी बैठकें हुई, सुझाव भी मांगे गए, तब जाकर कहीं ना कहीं पूरे प्लान के तहत इस बिल को लाया गया। नहीं ज्योति जी, नदारद नहीं रहे। पहली बार जेपीसी के अंदर होता था कि जेपीसी में मेंबरों को बाहर कर दिया जाता था। आज से पहले भी जेपीसी बनी,
कि जेपीसी भी ऐसी चल रही है जैसे जैसे सदन चल रहा है। सदन के अंदर जिस तरह से तानाशाह रवैया अपनाया जाता है, कभी किसी का स्पीकर माइक बंद कर देते हैं, कभी किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। एलओपी जब स्पीकर साहब से गुहार करते हैं कि और नाम लेके स्पीकर साहब कोट करते हैं एलओपी को। ठीक है आदेश जी, आदेश जी एलओपी को मौका नहीं मिलता। आपके आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ। ये अधिकतर बयान इसी तरीके का दिया जाता है जब भी कोई सवाल उठता है तो। ठीक है आदेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार मैं नीरज जी से बात कर लूं क्योंकि काफी देर बाद वो जुड़े, फिर उनकी आवाज भी नहीं आ रही थी। नीरज जी, एक तो आप कुछ जवाब भी देना चाहते हैं उनकी बात का, वो भी बताइएगा। और क्या जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल आज केंद्र को पूछे गए उससे ये माना जाए कि कुछ लूप होल्स हैं वाकई में? क्या आपने क्या बताया? इस वक्फ बिल लाया गया संशोधन के लिए, जो पेश किया गया, उसके बाद पास हुआ, उसके बाद कानून बना, तो इसे लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल केंद्र से पूछे हैं उसे लेकर के क्या ये कहा जाए कि वाकई में कुछ लूप होल्स रह गए? देखिए, कोई लूप होल्स नहीं रहा है और बिल्कुल आपने सही बात बोला कि 38 से 40 बैठकें करके जो भी लोग थे उसमें स्वयं प्रियंका गांधी जी भी थी सदस्य। सारे लोगों का भावना का कद्र करते हुए जो यह एक भ्रष्टाचारी आयोग था, इसको खत्म करने के लिए पूरे देश भर से फीडबैक लिया गया। और आप एक चीज बताइए ना, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि 2006 से और 24 तक 31 लाख हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड में कैसे बढ़ गया? एक मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ हैदराबाद का। हैदराबाद के जो नवाब हैं और जो अभी पार्लियामेंट से लेके बाहर तक जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं ओवैसी साहब, आप समझिए कि वहाँ की जो सबसे बड़े वक्फ बोर्ड के जमीन पर जो मस्जिद है वहाँ का रेंट आता है 25 लाख रुपया और वक्फ बोर्ड में जो जमा होता है सिर्फ 2.5 लाख रुपया होता है। ये है इन लोगों का माफियागिरी और ये इन लोगों का लूट है। और इन लोगों के जैसे माफिया जो है मुस्लिमों में, जो लोग लूट का धंधा बनाए हुए थे और गरीब मुस्लिमों का हक मार रहे थे, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस बिल को लाया और पास कराया। इससे लाखों करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और देश को फायदा होगा। लेकिन हाँ, जो माफिया है ओवैसी साहब जैसे और लोग जो सांसद विधायक बन के बैठे हुए हैं कांग्रेस और विपक्ष के, जो मुस्लिम के ठेकेदार बने हुए हैं, मुस्लिम लीडर और मुस्लिमों का हक खा रहे हैं, उनको ज्यादा दर्द है। लेकिन नीरज जी, उधर ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि बीजेपी की साजिश है, बीएसएफ उसके साथ मिली हुई है, कुछ केंद्रीय एजेंसियां भी मिली हुई हैं, उन्हीं ने हिंसा भड़काई है, घुसपैठी बांग्लादेशियों को बुलाया और हिंसा करके चले गए। देखिए, जब ममता बनर्जी जी मेरे साथ थी, उनका स्टेटमेंट आप निकाल के देख लीजिए यूट्यूब पर क्या बोली थी उन्होंने। जब ममता बनर्जी मेरे साथ सरकार में थी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हिस्सा थी, उन्होंने ही पहला क्वेश्चन उठाया था कि सबसे ज्यादा घुसपैठी बांग्लादेश से हो रहा है, इसको अविलंब रोक लगाना चाहिए। और आज जो लोग घुसपैठी कर रहे हैं और वहां से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो आज उनके मेरे मुंह से मत चालवाइए। आज उनके घर के लोग हो गए, वो उनके रिश्तेदार हो गए वो, क्योंकि वोट चाहिए और सत्ता में कुर्सी बनाए रखना है। इसलिए ये बिल्कुल गलत बात है। और बिल जो है जो पास हुआ है सबकी सहमति से हुआ है, पार्लियामेंट में हुआ है, राज्यसभा में हुआ है। कोर्ट स्वतंत्र है, आप भारत का लोकतंत्र है, कोई भी कोर्ट जाने के लिए आप स्वतंत्र है। लेकिन गरीब मुस्लिमों के हक को मार के कुछ चंद माफिया मुसलमान भाई जो थे वो इस वक्त का फायदा उठा के, और सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने फायदा, किसी पार्टी के सांसद विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उठाया है। ठीक है, मैं लौटूंगी। अनुज जी, एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी। देखिए, वक्फ को लेकर जितनी भी हिंसा की खबरें आई, जितनी भी प्रदर्शन की खबरें आई, ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह से आई, लेकिन आई जितनी जगहों से, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं से आई तो वो सिर्फ पश्चिम बंगाल से है। ऐसा क्यों? आपके नजर में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब से ये वक्फ बिल की बात हो रही है तब से सबसे ज्यादा अगर कहीं से हिंसा की, प्रदर्शन की, विरोध की खबरें आई तो पश्चिम बंगाल से ही क्यों? तो देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में ही अगर आप देखेंगे एक साइकिल प्रोसेस चल रहा है। जगह जगह पर एक ऑर्गेनाइज वे में दंगे कराए जा रहे हैं और हर जगह पैटर्न भी एक सा है। आप देखेंगे अभी चाहे गुना में हुआ हो, चाहे मुर्शिदाबाद में हुआ और चाहे मालदा में हो, हर जगह पर एक पत्थर मारने का और एक पूरा पैटर्न बनाए रखा है। ग्रुप्स यूथ के आते हैं,
अननोन चेहरे होते हैं, कई बार मुंह पर कपड़ा लपेट ले। तो एक ट्रेनिंग है, मुझे लगता है पीएफआई का जो नेटवर्क था जिसको बैन कर दिया गया था, उसके लोग अभी भी सक्रिय हैं भारत में। और जमात इस्लामी जो बांग्लादेश में एक बड़ी तेजी से कट्टरता फैला रही है और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रही है, उसके लोग भी पश्चिम बंगाल में इन्वॉल्व है। और बॉर्डर लगा होने की वजह से अब ये भी आया, आईएसआई के का भी लिंक उसमें सामने आया। अभी गृह मंत्रालय ने कुछ डिटेल जारी करी है। तो ये एक सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से और बिल्कुल सटा हुआ बांग्लादेश है, जहां पर पूरा एक कट्टरवादी इस्लामिक खेल चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ा होगा। और ममता बनर्जी का एक बड़ा मेजर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय से है, तो उसको उसमें कट्टरपंथी तबके भी बहुत सारे हैं, तो उनको खुश रखने के लिए भी एक पूरा कहीं ना कहीं एक सिंपैथिक अप्रोच रही होगी। तो पुलिस प्रशासन ने जो सख्ती अपनाई जानी चाहिए थी वो नहीं अपनाई, तो इसीलिए हाई कोर्ट ने पैरामिलिट्री फोर्सेज भी वहां तैनात कराई। तो और चूंकि अगले 1 साल में वहां इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो ऐसे में अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती राजनीतिक पार्टियां, ये दिख रहा है। और कानून व्यवस्था जो होता है राज्य का मसला होता है, और ममता बनर्जी अगर इसको सफलता से नहीं कर पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वो दोषी हैं। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस दोषी नहीं हो सकती, केंद्र सरकार दोषी नहीं हो सकती। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तब तक आप कह सकते हैं केंद्रीय बलों ने काम नहीं किया ढंग से, लेकिन आज तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर उन्हीं के राज्य में लोग पलायन कर रहे हैं तो ये शर्मनाक बात है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक अगर मुस्लिम समुदाय के लिए इतनी बड़ी पक्षधर है, उन्होंने जहां हिंदू समुदाय का पलायन हो रहा है और वो इमामों के साथ बैठक कर रही है, तो ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। एक हिंदुओं का देश है जहाँ 85% पॉपुलेशन हिंदुओं की, वहां हिंदुओं के साथ इस तरह से भेदभाव करने का क्या मतलब है? तो बैलेंस रखिए, बिल्कुल मुसलमानों को सुरक्षा दीजिए, वो भी इस देश की नागरिक है। लेकिन हमें अगर आप सांप्रदायिक आधार पर एक समुदाय के साथ बैठ के मीटिंग करती है, दूसरे को इग्नोर करती है, जबकि वो पलायन का शिकार है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी वोट बैंक की राजनीति और अल्पसंख्यक की राजनीति को प्रदर्शित करती है। और ये देश में बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि हिंसा की आग में मुर्शिदाबाद जल रहा है भाई, और वैसे में आपको वोट बैंक की राजनीति करने की सोच रही है। खैर, मैं आदेश जी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी इस पर। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आदेश जी? आदेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। रिएक्शन चाहूंगी। नीरज जी ने जो कहा वो भी आपने सुना, अनुज जी ने जो कहा वो भी सुना, एक रिएक्शन आपका चाहूंगी। ज्योति जी, देखिए, ये तो सच्चाई है कि वो कानून बन गया है, पार्लियामेंट में पास हुआ है, वोटिंग हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन लोग उसने उसको चैलेंज किया है, बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है, कुछ विपक्ष ने किया है, कुछ पार्टी के बीजेपी के समर्थक लोगों ने किया है, कुछ लोग संविधान के हक में पिटीशन डाले हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ पिटीशन डाले हैं। लेकिन पिटीशन का मतलब सिर्फ यही है कि क्या ये कानून हमारे संविधान की मूल भावनाओं पे खरा उतरता है? क्या समानता का जो अधिकार है वो सभी धर्मों के अपने उसको पालन, इसमें उसका समावेश है? लेकिन इन तमाम चीजों पे ये कानून खरा नहीं उतरता। इसीलिए सेक्शन 14, 15, 24, 26 इन सब का इसके अंदर कहीं ना कहीं वायलेशन दिखता है, और उसी के लिए इसको चैलेंज किया गया। और ये उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि फैसला करने के लिए हम बैठे हैं। तो कोर्ट पे सबका भरोसा है, कोर्ट पे सबका भरोसा है, इसीलिए लोग कोर्ट में गए हैं। और कोर्ट को ये संवैधानिक अधिकार है कि वो हमारे संविधान की गरिमा के अनुकूल, हमारे संविधान की मूल भावनाओं का उसमें सम्मान है कि नहीं है, उसके लिए कोर्ट में गया। इसलिए हमें अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कल जो है, कल के लिए लगा हुआ है, तो सबको आशा है कि जस्टिस होगा। चलिए ठीक है। नीरज जी, एक फाइनल रिएक्शन आप भी दीजिए अपना। जी देखिए, ये जितने भी विपक्षी दल हैं, इन लोगों को पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि वक्फ बोर्ड को इन लोगों ने पिछले 70-80 साल से लूट का संसाधन बना लिया था, और उसमें सबसे बड़ा किसी के नेता और सांसद विधायकों ने लूट का संसाधन बनाया है वो जिनकी कांग्रेस की सरकार रही है, और कांग्रेस के सांसद विधायकों को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। क्योंकि वक्फ के जमीन पर आप समझ जाइए कि सरकारी जमीन में 80% कब्जा सांसदों, विधायकों और जो माफिया हैं उनके पार्टी के जो लोग जो मुस्लिमों को वोट के लिए बोलते हैं कि मैं इनके ठेकेदार हूँ। अरे कोई किसी का ठेकेदार नहीं होता है। ये बोलते हैं कि मैं मुस्लिमों का रक्षा करता हूँ। अरे उनके रक्षा तो अल्लाह करते हैं।
और ऐसे लोगों को चलिए दर्द है, ऐसे लोग ही कोर्ट जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, और ऐसे लोग ही दंगा फैलवा रहे हैं बंगाल में और लोगों को दिग्भ्रमित करके। आप देखिए मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, वहां एक प्रतिबंधित संगठन नौजवानों को भड़काया और भड़का के वहां पर हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ है वो क्या इस देश में उचित चीज है? संवैधानिक तरीका से पार्लियामेंट में बिल चलिए पास ठीक हुआ है है। नीरज जी, निश्चित तौर पर जो वहां पर हिंदुओं के साथ हो रहा है इसे लेकर गुस्सा जरूर लोगों में है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। प्रदर्शन करते हैं तो ये कानून किसानों के हक में बताते हैं, लेकिन किसानों को समझ में नहीं आता। ठीक है आदेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। SC के लिए लेके आते हैं, वो SC को उसका फायदा नहीं दिखता। ये कानून मैंने आपको बताया कि ट्रक ड्राइवरों के लिए दूसरे कानून बनाते हैं। तो वक्फ से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी उसे लेकर आज सुनवाई हुई, 2 घंटे सुनवाई चली और कल भी इसे लेकर सुनवाई होनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जहां केंद्र से कई सवाल इसको लेकर पूछे तो वहीं कहा कि इस मामले में हम फैसला जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही जो हिंसा हुई है उस पर भी दुख जताया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिलहाल सूर्या विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।